नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इसमें हम मॉक टेस्ट दूसरा लगाने वाले हैं, जिसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने पहले टेस्ट लगा चुके हैं, तो आपने नहीं देखा तो आपको यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 क्वेश्चन रहेंगे, 6 मैथ्स के रहेंगे और 6 रीजनिंग के रहेंगे, जो आपको CPCT के एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, चीनी के मूल्य को 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। अगर मैं थोड़ा सा डेली लाइफ का आपको एग्जांपल दूं कि मान लो आपके पास लिमिटेड जो है वो पैसे हैं, 100 रुपये हैं मान लो, और 100 रुपये में आपको मान लो 2 kg जो है वो आपको शक्कर मिलती है, चीनी मिलती है। अब क्या होता है कि उसकी प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन है आपके पास 100 रुपये ही। मान लो 120 रुपये की 2 किलो मिल रही है अब, लेकिन आपके पास 100 रुपये ही है, तो आपको कितनी खपत करनी पड़ेगी चीनी में ताकि आप उतने में ही काम चला सको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का मोटिव है एक तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा क्या करना है, या तो मैं डायरेक्ट आपको चीज़ें बता दूं कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ ली जाए और आपको वृद्धि कहा जाए कि वृद्धि हो रही है, तो आपको 20/120 × 100, यानी जो 20% की वृद्धि हो रही है वो 20% आपको नीचे ऊपर लिखना है, और 100 में आपको 20 ऐड करना है, यानी 120 × 100। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 100/6, यानी 16 सही 2/3%। तो इतनी खपत करनी पड़ेगी आपको चीनी खर्च करने में या अपरिवर्तित रहे। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। या फिर सीधा सीधा आप इसका फॉर्मूला भी आप बना सकते हो एक तरीके से। जब भी आपको वृद्धि कहा जाए तो R% की जो वृद्धि हुई है 100 + R% × 100, ठीक है। तो ये वाला आपको फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देना है सीधा सीधा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि आपको यहाँ पर वृद्धि कह दिया या कम कह दिया जाए तो कितनी आपको ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा दे दिया जाए, मान लो यहाँ पर वृद्धि दी हुई है तो यहाँ पर कमी कर दी जाए, ठीक है। तो कमी कर दी जाए तो 20 की, ठीक है, 20 अपॉन, अब कमी हो रही है तो माइनस में हमें 100 से माइनस करना पड़ेगा × 100। तो आप देख पाओगे यहाँ से 20/80 × 100 बराबर हो जाएगा 25%। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि का प्रतिशत हमें बताना है। 25 कुर्सी हैं जिनका क्रय मूल्य, ओके, जिनकी कॉस्ट प्राइस जो है वो किसके बराबर है, 30 SP के बराबर, ठीक है। 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य जो है वो 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें पूछा गया है कि इसमें हानि कितनी होगी। तो यहाँ से हमें CP और SP का रेशियो आ जाएगा, CP/SP बराबर हो जाएगा 30:25। तो यहाँ से हम देखेंगे 5 × 30 = 25, यानी आपकी प्राइस जो थी कुर्सी की वो 6 है, लेकिन आप बेच रहे हो 5 में, तो आपको हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 1 की। परसेंटेज निकालना है तो अपॉन 6 कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं × 100 बराबर हो जाएगा यहाँ से 16 सही 2/3%। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन था। कई बार ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। आप जितने भी एग्जाम उठा लो, चाहे SSC हो, रेलवे हो, पुलिस हो, ठीक है, कांस्टेबल हो। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर बराबर है। तो हमें बताना है यहाँ पर ब्याज दर क्या होगी। देखिए टाइम जो दिया हुआ है वो रेट के बराबर दिया हुआ है यहाँ पर, और हमें जो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, साधारण ब्याज जो दिया हुआ है वो मूलधन का बराबर है, यानी जो हमारा प्रिंसिपल है उसका 1/4 है। तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P × T × R/100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है इतना दिया हुआ है, तो P × 1/4 P, और देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो T की वैल्यू R के बराबर है, तो T की जगह R रखूँगा, और R पहले से ही है, /100। तो यहाँ से आप देखो P से तो P ये कट जाएगा,
और 4 से ये 25 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो 25 इधर पहुंच जाएगा, तो 25 बराबर हो जाएगा हमारा r²। तो r हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर रूट ले लोगे तो 5% है। तो 5% जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इससे टाइम भी पूछा जाता तो टाइम भी आपका ही जो है वो 5 होता, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो रेट और टाइम जो है दोनों ही बराबर दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि यदि 30 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:7 है तो कितनी पानी इसमें और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 3:7 हो जाए। देखिए 30 लीटर पानी है, इसमें से मिल्क और वाटर का अनुपात जो है वो 3:7 है। तो 3:7 है, तो अगर मैं इसमें से मिल्क निकालता हूँ, ठीक है, तो ये मान लो दूध निकालता हूँ, तो दूध आप देखोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा अच्छा पहले हम जो है पानी निकाल लेते हैं। तो 3 दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए पानी और दूध का अनुपात जो है हमें दिया हुआ है, तो 3 जो है दूध रहेगा और 7 जो रहेगा पानी। तो यहाँ से हमारा 9 लीटर जो है ये वाटर निकल आएगा, बचा हुआ जो 21 लीटर है वो क्या है, दूध है, ठीक है, मिल्क है। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि पानी इसमें और कितना मिलाया जाए ताकि अनुपात जो है वो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 3:7। तो 21/9 ये जो है इनका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, हमने ये। अब इसमें मैंने माना कि हमें क्या मिलाना है, पानी मिलाना है, तो पानी मैंने मिलाना है कि x मिला दिया मैंने, ठीक है इसमें। और हमारा अनुपात जो हो रहा है दूध और पानी का वो 3:7 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें बोला गया है अगर मैं इसमें x लीटर पानी मिलाता हूँ तो हमारा दूध और पानी का अनुपात जो है वो 3:7 हो रहा है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 7 × 7, 7 दूना 14 बराबर 27 + 3x। तो इसको इधर कर दूंगा मैं, तो ये 27 माइनस हो जाएगा इसमें 0, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 120 बराबर 3x। तो यहाँ से हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 4 डाल जाएगा, तो 40 लीटर जो रहेगा वो हमें पानी मिलाना पड़ेगा, तब हमारा जो है वो रेशियो 3:7 हो जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। देखिए अगर आपको और भी वेरीफाई करना है, देखिए हमारा जो है 21 और 9 इतना था, तो मैं इसमें जो है वो 40 जोड़ता हूँ, तो मुझे अनुपात कितना मिलना चाहिए, 3:7 मिलना चाहिए। तो 21/49, तो देखिए 7 × 21 7 7 49। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो 3:7 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपको कभी मान लो सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो आप ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हो। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मिल्क इतना है और वाटर इतना है। हमें मिलाना क्या है, वाटर मिलाना है, तो वाटर इनमें से देख लेंगे, पानी इसमें से ऑप्शन उठा लेंगे, और हमारा दोनों का रेशियो जो है मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा 3:7 आना चाहिए, जो कि मैंने इस तरीके से आपको सॉल्व करके बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर लेती है, ठीक है, तो माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है, ठीक है, तो उस काम करने में कितना समय लेगी माला। तो पहले तो हमें जो ज्योति दी हुई है इसके टोटल जो है वो हम देखेंगे कि ये कितने दिन में काम कर लेगी। आपको पता है कि 3/4 भाग जो है ये कितनी 12 दिन में कर रही थी, तो टोटल वर्क अगर हम निकालते हैं तो 12 × 4/3 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 16 जो है ये टोटल वर्क है, ठीक है। अब टोटल वर्क 16 मिल गया। हमें पता है कि ज्योति की जो कार्य क्षमता थी वो 1 है, तो माला की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि हमें बोला गया है कि माला की जो कार्य क्षमता है वो दुगनी है। तो मैंने माना कि ज्योति की 1 है तो माला की जो है वो 2 हो जाएगी। हमें पता है टोटल वर्क इतना है, ज्योति जो है वो टोटल काम जो है वो 16 दिन में ख़त्म कर रही है, तो वही काम जो है वो माला कितने दिन में ख़त्म कर देगी, 8 दिन में ख़त्म कर देगी, 8 दिन में, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है, वो 2 गुना ज़्यादा काम करेगी, और ज़्यादा काम करेगी तो दिन कम लगेंगे, तो शायद सी बात है इसका आधा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 8 जो है वो दिन लगेंगे इसको काम करने में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 पाइप पी क्यू एक साथ किसी टंकी को 20 मिनट में भर लेते हैं, तो पी अकेला 30 मिनट में भर सकता है। तो हमें बताना है कि क्यू जो है वो कितने घंटों में या कितने मिनट में भर पाएगा। पी + क्यू कितने दिन में, 20 मिनट में भर रहा है,
P अकेला जो है वो 30 मिनट में भर रहा है। टोटल हम देखेंगे इसकी क्षमता कितनी है, 60। तो PQ की एफिशिएंसी हो जाएगी 20 और यहाँ से P की जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि PQ की जो कार्य क्षमता है वो 3 है और P की केवल 2 है। तो Q की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि टोटल जो है वो 3 है और P की 2 है, तो Q की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से अब हम समझ सकते हैं हमें निकालना है Q अकेला। टोटल जो है वो देखा कि 60 जो है वो इसकी टोटल टंकी का बात की जाए, आयतन कहा जाए, या टंकी भर रही है जितना पानी बन रहा है उसमें, ठीक है। तो क्षमता से हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो 60 मिनट में जो है वो भर जाएगी, अगर Q भरेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 60 मिनट, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे मैथ्स के क्वेश्चन। अब हम यहाँ से जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हमें बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी ओर से 7वें अक्षर और बाईं ओर से 6वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला हम लिख लेते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। दाहिनी ओर से यानी राइट हैंड साइड से हमें देखना पड़ेगा 7वां, 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ रहा है 7, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है बाईं ओर से, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6वां यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि 6वां हमें बाईं ओर से लेना। अब हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में जो है वो कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है। तो देखिए 3 मैं इधर ले लेता हूँ, तो 3 इधर ले लेता हूँ, ठीक है। फिर 3 इधर ले लूँगा, तो 3 मुझे यहाँ से यहाँ तक ले। अब देखिए आप क्या बचा, M बचा, तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। आसान सा था, बस आपको ये चीज़ें करनी थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर देखिए हमें गलत पद निकालना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, गलत पद निकालिए। 7 11 13 16 19 23, इसमें से देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए इसमें जो है वो डिफरेंस 4 का आ रहा है, यहाँ पर देखिए 2 का आ रहा है, यहाँ पर 3 का आ रहा है, 16 19 3 का आ रहा है, और यहाँ पर 19 और 23 में 4 का आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए 4 2 4, मतलब यहाँ पर जो है वो गड़बड़ है, क्योंकि 3 3 आ रहे हैं, तो मतलब बीच में जो संख्या आ रही है इसके, इस वाली में संख्या गड़बड़ है। अगर मैं इसको देखिए 4 2 4 2 4, कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो सीरीज बन सकती है इसमें। तो मैं इसको कितना मान सकता हूँ, अगर मैं इसको 17 मान लूँ, तो 13 और 17 में डिफरेंस जो है वो 4 का आएगा, और 17 और 19 में डिफरेंस 2 का आएगा। तो यहाँ से हमारी जो है 4 2 4 2 4, कुछ इस तरीके से जो है वो एक सीरीज बन जाएगी, 4 2 4 2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पद जो है वो गलत है इसमें। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, देखिए ये अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें अगला पद निकालना है। इसमें जो हमें AZD/GX और 2 हमें निकालने के बाद, तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि AD और G ये कुछ इस तरीके से बढ़ते हुए हैं, और ये Z/X ये कुछ हमें जो है वो इधर से आते हुए दिख रहे हैं। तो इधर से हमें ADG बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो A के बाद D आ रहा है, यानी ABCD। D के बाद देखते हैं G आ रहा है, तो DEFG। तो यहाँ पर देखिए 2 अल्फ़ाबेट छोड़ के नहीं, तीसरा हमें मिल रहा है, तो मैं G के बाद यहाँ पर जो है 2 अल्फ़ाबेट छोड़ के तीसरा ले लूँगा, तो GHIJ। तो यहाँ पर मुझे J मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने J कर लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में भी J है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए J एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगले W आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए XYZ, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, W होना चाहिए, WXYZ। कुछ इस तरीके से जो है वो हमारा सीरीज बन रही है। तो यहाँ पर J और W जो है इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें हमें यहाँ पर ये इसका कोड जो है ये दिया हुआ है, तो इसका हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ABG
ZY DC W X। तो यहाँ से देखिए A से D हो रहा है यानी +4 हो रहा है, ABCD, ठीक है। B से क्या हो रहा है, C हो रहा है, तो मतलब इसमें तो +1 हो रहा है, ठीक है, +1 हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं तो देखिए W और यहाँ पर Z है, तो WXYZ। तो यहाँ से अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तो मुझे इधर इस तरफ +4 करना पड़ा है। तो देखिए W हो गया WXYZ, तो 4 होना करना। इसी तरीके से XY, तो यहाँ पर मुझे +1 करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें एक बात ये समझ में आई कि A पहला जो है अल्फ़ाबेट है उसको +4 करना पड़ रहा है, दूसरा जो दिया हुआ है उसको क्या करना पड़ रहा है, इधर से +1 कर रहा है, ठीक है। और इधर से मैं करता हूँ, ठीक है, अगर मैं Z को W लाना है तो मुझे -4 करना पड़ेगा, लेकिन इधर से मैंने किया तो इसलिए +4 किया था। तो इधर से मैं माइनस करूँगा और इधर से y का x है तो -1 करूँगा। तो यहाँ पर +1 +4 +1 -4 -1, कुछ इस तरीके से जो है वो सीरीज बन रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम इसको देख लेंगे यहाँ पर। तो मैं इसको अभी मिटाने वाला हूँ। देखिए EFVU, तो E के बाद +4 करना पड़ेगा मुझे, तो EFGH आएगा। फिर F के बाद +1 करना पड़ेगा, FG, तो G आएगा। अब यहाँ से हमें -4 करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इधर से ले लेता हूँ तो मुझे आसानी होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए H पहले किसमें, इसमें है और इसमें है, ठीक है। ये दो ऑप्शन तो गए। तो यहाँ से T या S में से कोई होगा, तो T को मैं लेता हूँ TUVW, जबकि यहाँ पर जो है वो V दिया हुआ है, तो ये तो नहीं आएगा। S से करता हूँ STUV, तो S आ रहा है मतलब यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर S से जो है वो मैंने इधर +4 किया है, या फिर ऐसा कहा जाए कि इधर से मैंने -4 किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से S आ गया। बाकी आपको ये वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं है। T के बाद U आती ही है, तो इधर से करूँगा तो मैं +1 करूँगा और इधर से करूँगा तो -1 करूँगा। तो आप जो से भी आप इधर से करोगे तो आपको जो है वो -1 करना पड़ेगा। और इधर से थोड़ा क्या है कि अल्फ़ाबेट का ABCD इस तरीके से चलोगे तो थोड़ा आपको सही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, D ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए मुर्गा मुर्गी। अब मुर्गा मुर्गी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं घोड़ा घोड़ी, खरगोश बतख, भेल हिरनी, सुअर घोड़े का बछड़ा। तो मुर्गा मुर्गी क्या होता है, मुर्गा होता है मेल और मुर्गी होती है फीमेल। तो मतलब मेल और फीमेल का यहाँ पर जो है वो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो घोड़ा घोड़ी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि खरगोश बतख ये दोनों ही अलग हैं। बैल अलग होता है, हिरन अलग होता है, ये भी अलग होता है, तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमें वही डिक्शनरी के हिसाब से इसको अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही चीज़ें देखेंगे, इनमें कॉमन क्या क्या है। देखिए यहाँ पर C है, यहाँ पर G है, तो C पहले आता है और MC पहले सब में दिया हुआ है। तो तीसरा और जो चौथा दिया हुआ है इसमें हम देखेंगे कंपैरिजन। तो यहाँ तक तो सब सही है, ठीक है, A तक। U यहाँ पर है, R यहाँ पर है, तो R पहले आता है तो ये पहले स्थान पर होगा और ये हमारा दूसरे स्थान पर होगा। अब इन दोनों में देख लेते हैं, इनमें देख लेते हैं। देखिए M है इसमें और G इसमें, तो G पहले आता है, तो इनको देख लेते हैं। तो यहाँ तक U तक, तो F तक। अब यहाँ तक A इसमें है और I इसमें है, तो A पहले आता है यानी ये तीसरे स्थान पर होगा और ये हमारा चौथे स्थान पर होगा और पाँचवा हमारा पाँचवें स्थान पर होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर पहले स्थान पर चौथा आ रहा है, दूसरे स्थान पर तीसरा है, तीसरे स्थान पर पहला है और चौथे स्थान पर दूसरा है और पाँचवा पाँचवें पर। तो 4 3 1 4 3 1 5 2 5 4 3 1 2 5, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं। रीजनिंग आपने देखा किस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो ये थे आज के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी तैयारी को अच्छे से कंसिस्टेंस बना के रखिए और कुछ ही टाइम में आपका एग्ज़ाम है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस बना के रखिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।